गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जिसे हम इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम उत्तर भारत का यानी जो भारत का भौतिक विभाजन पढ़ा रहे थे। उसमें हम क्या बता चुके थे, जो भारत का भौतिक विभाजन था उसमें हम लोग हिमालय को जान लिए हैं। हिमालय को जो इधर ट्रांस हिमालय की जो श्रेणियां थी उसको, और इसके बाद जो महान हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक, उसके बारे में भी हम लोग देख लिए थे। इसके बाद हम लोग उत्तर भारत का मैदान के बारे में देख लिए। इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर गंगा का मैदान, इसके बाद ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान। तो हम उत्तर भारत के मैदान के बारे में भी चर्चा कर लिए हैं। अब जो भारत का जो तीसरा सबसे बड़ा पार्ट है भौतिक विभाजन में, वो है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आज हम लोग उसी भौतिक विभाजन में देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आज का टॉपिक क्या है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार। पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कौन कौन से पार्ट आते हैं। इसके बाद हम एक एक करके उसको बारी बारी से देखते चलेंगे क्लास में। अभी हम देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये मान लीजिए भारत का मैप है, तो इसमें हम लोग ये 3 श्रेणियां देख लिए थे। यह है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, सॉरी। इसके बाद महान हिमालय, मध्य हिमालय और ये शिवालिक की 3 श्रेणियां थी, हम लोग उसको भी देख लिए थे। इसके बाद जो ये राजस्थान से ये जो मैदानी इलाका था बंगाल तक, ये वाला एरिया। इसके बाद ये जो मैदानी एरिया था असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान, हम लोग इसको देख लिए। इसके बाद जो ये वाला क्षेत्र बचता है, ये वाला, ये है प्रायद्वीपीय भारत। यही है प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो ये हिमालय था, ये उत्तर भारत का मैदान, इसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद यहाँ पे पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, यह है पूर्वी घाट, यह है पश्चिमी घाट। तो हम मेनली देखेंगे ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इसके बाद हम पश्चिमी घाट फिर पूर्वी घाट को देखेंगे। तो पहले मेनली देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के पार्ट में कौन कौन से, प्रायद्वीपीय पठार के भाग में कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो पहले देखिए कि जो प्रायद्वीपीय भारत पठार है इसका निर्माण कैसे हुआ। तो हम यहाँ लिखिए प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। तो हम शुरू में बताए थे कि, या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में भी बताए थे
कि जो अभी जो 7 महादेश देखते हैं, कॉन्टिनेंट, वो पहले क्या था, एक ही में जुड़ा हुआ था, जिसको क्या बोलते थे, पैंजिया। और पूरे महासागर को क्या बोलते थे, महासागर को बोलते थे पैंथालासा, पैंथालासा, और ये था पैंजिया। आगे चलकर इस पैंजिया का विभाजन हुआ, तो पैंजिया 2 पार्ट में टूटा। पैंजिया मान लीजिए 2 पार्ट में टूटा, तो एक को बोला गया अंगारा लैंड और दूसरे को बोला गया गोंडवाना लैंड। दूसरे को बोला गया गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। इसके बाद इस गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, तो इसमें बना उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, 2 पार्ट यहाँ बने। इसके बाद गोंडवाना लैंड में, मान लीजिए जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, ये मान लीजिए मेरा गोंडवाना लैंड है, तो इसमें विभाजन हुआ, तो इसमें बना एक दक्षिण अमेरिका प्लेट, इसके बाद एक ये मान लीजिए अफ्रीका प्लेट, इसी अफ्रीका प्लेट से इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके बाद ये जो मेडागास्कर है इसी अफ्रीका से लगा हुआ था। इसके बाद यहाँ बना अंटार्कटिका। ये सब गोंडवाना लैंड के ही पार्ट है। तो इसी क्रम में क्या हुआ, इसका विभाजन हुआ, यहाँ पे फिर से ये जो अफ्रीकन प्लेट है ये फिर टूटी। तो अफ्रीकन प्लेट जब टूटी, ये मान लीजिए अफ्रीका का प्लेट था, तो जब यहाँ भारत लगा हुआ है, तो जब ये टूटा तो यहाँ से भारत किधर की तरफ चला, भारत का प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। भारत का यहाँ से टूटने के बाद भारत का प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। ये हम आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बता भी चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ जान लीजिए कि इसका प्रवाह उत्तर पूर्व की तरफ हुआ। और इसके बाद ये धीरे धीरे जाकर कहाँ टकराया, लारेशिया में। यानी लारेशिया किसको बोलते हैं, इसी अंगारा लैंड को ही लारेशिया बोलते हैं। तो धीरे धीरे आकर ये यूरेशिया प्लेट से टकराया। जब ये यूरेशिया प्लेट से टकराया, तो यूरेशिया प्लेट से टकराने के बाद जो प्रायद्वीपीय भारत है, उस टाइम पे भारत जो अभी देख रहे हैं, उस टाइम पे भारत वैसा नहीं था। यानी जब टूटकर उस अफ्रीका से आया था, तो भारत जो अभी का मैप है जो ये ऊपर में, उस टाइम पे भारत ऐसा नहीं था। उस टाइम पे भारत सिर्फ इतना ही था। और इसके बाद भी हम बताएं, कोबर का जो भूसंति का सिद्धांत बताएं या फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताएं, तो उसमें बताएं कि ये पार्ट का निर्माण कैसे हुआ। ये जब टकराया इससे, ये मान लीजिए यहां से, ये है अंगारा लैंड, ये मान लीजिए अंगारा लैंड है, यूरेशिया प्लेट है। तो जो ये वाला पोर्शन है, यहां से देखिए कि ये ऐसे है, इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए प्लेट गति करेगा तो कौन सा पार्ट टकराएगा, ये वाला पार्ट टकराएगा। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ टकराया। जब ये वाला पार्ट मान लीजिए लारेशिया है और यहाँ से ये वाला पार्ट टकराया इस टाइप से, तो ये वाला जब पार्ट टकराया, तो आप जानते हैं कि भारतीय प्लेट महासागरीय प्लेट है और यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेट है। तो हम बताए हैं, ये भी बताए हैं कि महासागरीय जो प्लेट होती है भारी होती है। तो ये वाला जो प्लेट था ये भारी है, जो इंडियन प्लेट है, क्योंकि इस पे हिंद महासागर है। तो ये प्लेट भारी होने के कारण ये प्लेट का हुई नीचे की तरफ चली गई। यानी ये मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है ये वाला, और ये इंडियन प्लेट है। तो इंडियन प्लेट इस तरह से आई और नीचे की तरफ चली गई। जब यहाँ पे टकराव हुआ तो ये प्लेट नीचे की तरफ चली गई। तो जब नीचे की तरफ चली गई ये प्लेट, तो यही प्लेट का हुआ कि जब ये इंक्लाइंड होकर रुकी, तो ये वाला पार्ट उठ गया। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर की तरफ उठा। जब ये पार्ट नीचे की, जब आप जानते हैं कि कभी टक्कर होगी, मान लीजिए एक छोटी गाड़ी ले लीजिए और एक हेवी गाड़ी से उसको टकराइए, तो जो छोटी गाड़ी है उसका जो आगे वाला पोर्शन देखेंगे वो टकराने के बाद वहीं पे होगा, लेकिन पीछे वाला पोर्शन उठ जाएगा। आगे वाला पोर्शन नहीं उठेगा, लेकिन पीछे वाला पोर्शन उठ जाएगा। तो जस्ट इसी प्रकार ये लारेशिया तो पूरा बड़ा भाग था और भारत सिर्फ इतना ही टूट कर आया है। तो जैसे ही इसका टक्कर हुआ तो ये वाला पार्ट क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठा। ये वाला यहाँ तो नीचे की तरफ गया,
जिससे पामीर का गांठ बना। लेकिन जो ये वाला पार्ट है ऊपर की तरफ उठा, ऊपर की तरफ उठा। तो यही जो ऊपर की तरफ उठा, यही क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। यानी इससे क्या हुआ, प्रायद्वीपीय भारत का पठार बना। कैसे बना, इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से। यानी ये उठा हुआ भाग ही यही प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहलाता है। और कहीं कहीं पे प्लेट का हुआ, जैसे मान लीजिए टक्कर होगा, तो जो कहीं कहीं पे कमजोर प्लेटें होंगी वो क्या करेंगे, उसमें चटकन पड़ जाएगी। चटकन यानी वो कहीं कहीं से उसमें दरार पड़ने लगेगा, यानी वो टूटने लगेगी। तो यहीं पे इसी के देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, नर्मदा भ्रंश है। और यहाँ पे देखेंगे कुड़प्पा भूसंती, भूसंती तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे नर्मदा भ्रंश है, यहाँ क्या है, नर्मदा भ्रंश है, क्योंकि यहाँ से प्लेटें कमजोर थी, यहाँ पे चटकन पड़ा। तो ये क्या है, नर्मदा भ्रंश, नर्मदा फाल्ट बना। तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया। थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं। जब इसका विभाजन होने के बाद हम लिख रहे हैं कि जब लगभग 200 वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ, जब गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से टूटा। और 120 मिलियन वर्ष पहले, लगभग में आए, ये टाइम स्केल है, लगभग 120 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट किससे टूटी, गोंडवाना लैंड से, गोंडवाना लैंड से टूटी। इसके बाद इसका प्रवाह उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ हुआ। और उत्तर पूरब की तरफ होने के क्रम में, उत्तर पूरब की तरफ आने के क्रम में, इधर क्या है, लरेशिया का भाग है, यह अंगारा लैंड है। तो इसका उत्तर पूरब की तरफ हुआ और यह आकर यूरेशिया से टकराया, यूरेशिया से टकराया। भारतीय प्लेट भारी होने के कारण यूरेशिया प्लेट के नीचे की तरफ चली गई, यूरेशिया प्लेट के नीचे चली गई, यूरेशिया प्लेट के नीचे चली जाएगी, ये यूरेशिया प्लेट के नीचे जा रही है। जिसके कारण क्या हुआ, ये वाला पार्ट उठा, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत का पठार बना, प्रायद्वीपीय भारत का पठार बना। अब कैसे बना हम बता चुके हैं। ये वाला पार्ट जैसे टकराया, टकराने के बाद ये वाला पार्ट नीचे गया, और जो जहां जहां ये कमजोर था उस पे यहाँ दरारें आ गई, यानी चटकन पड़ गई, फाल्ट पड़ गया। और जो ये वाला पार्ट है उठ गया, यही उठा हुआ पार्ट क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, भारत का पठार बना। ये लगभग कब की बात है, 200 मिलियन पहले गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ है। इसके बाद 120 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट का यहाँ से विभाजन हुआ है। तो ये तो प्रायद्वीपीय भारत का
पठार का निर्माण था। अब इसका वर्गीकरण किया जाता है, इसको अनेक पार्ट में बांटा जाता है। अब इससे मतलब है नहीं, बस इतना ही से मतलब। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। यानी इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, नर्मदा भ्रंश है। पहले आप देख लीजिए यहाँ आप बताएं आपको कि जैसे ही टकराया तो चटकन पड़ी, चटकन पड़ने के बाद यहाँ क्या हुआ, एक फाल्ट बन गया। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे एक ये क्या है, विंध्यन पर्वत है। इसके बाद यहाँ ये जो फाल्ट बना है ये नर्मदा नदी का भ्रंश है, ये नर्मदा नदी का भ्रंश है। तो ये क्या है, ये विंध्यन श्रेणी है, ये विंध्य रेंज है, ये कैमूर श्रेणी है। इसी का आगे की तरफ विस्तार जो है कैमूर श्रेणी है, जो कि सासाराम बिहार तक चली गई है। तो ये जो फॉल्ट बना, तो इस फॉल्ट के कारण ये दो, इसकी जो बहाव क्षेत्र है लगभग देखेंगे तो यहाँ से जो नदियों का बहाव क्षेत्र है, यानी ये दो पार्ट में मान लीजिए एक तरह से विभाजित हुआ इस फॉल्ट के कारण, इस दो पार्ट में। तो जो यहाँ पे है, जो यहाँ से नदियां निकलेगी, इसका ढलान किधर की तरफ होगी, इस पोर्शन का ढलान उत्तर पूर्व की तरफ है। यानी नर्मदा जो विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत के जस्ट पूर्व में यानी उत्तर में देखेंगे तो इसका ढलान किधर की तरफ है, उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में है। क्योंकि ये प्लेट यहाँ पे भ्रंश बना है, तो ये प्लेट का जो ढलान है उधर की तरफ हो गया है, यानी उत्तर पूर्व की डायरेक्शन में। और जो यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है जो नर्मदा के बाद का बना है, इसका ढलान दक्षिण पूर्व की तरफ हो गया है, दक्षिण पूर्व की तरफ। इसीलिए देखेंगे कि यहाँ से जो नदियां निकलेगी, चंबल हुआ, केन हुआ, बेतवा हुआ, ये सारी नदियां किधर, उत्तर पूर्व की तरफ बहेंगी और सब जाकर यमुना या गंगा में मिलेंगी। लेकिन जो यहाँ पे नदियां होंगी, यानी जो नर्मदा भ्रंश के बाद की जो नदियां होगी, तो वो किधर की तरफ बहेंगी, दक्षिण पूर्व की तरफ बहेंगी। और दक्षिण पूर्व की तरफ बहकर ये कहाँ आएंगी, बंगाल की खाड़ी में। ये आप जानते हैं क्या है, बंगाल की खाड़ी है। जैसे गोदावरी नदी हुई, महानदी हुई, कावेरी हुई, कृष्णा हुई, ये सभी नदियां निकलेगी यहाँ से, लेकिन ये सब किधर की तरफ फ्लो होंगी, दक्षिण पूर्व की तरफ, और सब कहाँ आएंगी, बंगाल की खाड़ी में आएंगी। ये क्यों हो रहा है, इस फॉल्ट की वजह से। तो ये विंध्यन क्या करता है, एक जल विभाजक का काम करता है। ये विंध्यन जल विभाजक काम करता है। इसके दक्षिण में जो नदियां हैं वो दक्षिण पूर्व की तरफ है, बहकर बंगाल की खाड़ी में आएंगी। और जो उत्तर की तरफ जो नदियां होंगी वो उत्तर पूर्व की तरफ, ऊपर उत्तर पूर्व की तरफ बहकर ये गंगा में आएंगी। तो ये क्यों हुआ, इस फॉल्ट के कारण हुआ है। तो इसी से इसका क्या किया जाता है, विभाजन किया जाता है। तो जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, यानी जो ये वाला क्षेत्र है इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। तो जो इसका पहला वर्गीकरण है ये होगा केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। इसमें कौन कौन से पार्ट आएंगे, इसमें आप देखेंगे ये क्या है, अरावली श्रेणी है, ये है अरावली, ये अरावली है जो कि गुजरात से, इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। तो इसका पहला वर्गीकरण क्या होगा, केंद्रीय उच्च भूमि में
अरावली, अरावली श्रेणी। इसके बाद आप यहां पे देखेंगे, यहाँ पे ये वाला रीजन मध्य प्रदेश वाला और जो यूपी का बुंदेलखंड का एरिया है, इसको बोलते हैं मालवा का पठार। ये क्या है? मालवा है, ये है मालवा। तो दूसरा होगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। अब इसी मालवा की पठार में आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अरावली के बाद जब मैप में देखिएगा तो यहाँ पे मिलेगा मेवाड़ का पठार। यानी इसी में अरावली में क्या है? ये वाला, ये है मेवाड़ का पठार, मेवाड़ का पठार। और इसी मालवा के पठार में आप यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा बुंदेलखंड का पठार, जो ललितपुर झांसी वाला यूपी का एरिया है, तो हमीरपुर वाला, तो ये क्या है? बुंदेलखंड का पठार। ये है बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद इस विंध्यन श्रेणी को भी इसी पार्ट में रखा जाता है। विंध्यन श्रेणी को केंद्रीय उच्च भूमि में ही रखा जाता है। तो एक हो जाएगा विंध्यन श्रेणी, विंध्य विंध्य श्रेणी, ये भी केंद्रीय उच्च भूमि में ही आ जाती है। इसके बाद इसका दूसरा विभाजन किया गया, जिसको बोलते हैं पूर्वी पठार। यानी इसके बाद जो पूर्व की तरफ विस्तार हुआ, तो ये बोलते हैं पूर्वी का पठार, यानी पूर्वी पठार। ये किसका हिस्सा? ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, इसी बुंदेलखंड से लगा हुआ एक यहाँ पे है ये वाला एरिया, जिसको बोलते हैं बघेलखंड का पठार। ये है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड। जो इलाहाबाद मिर्जापुर वाला जो एरिया देखेंगे, वो है बघेलखंड का पठार। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है, यह है छोटा नागपुर का पठार। ये वाला जो एरिया है, यह है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। हम एक एक करके इसको देखेंगे, आगे में एक एक करके देखेंगे। तो यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद यहाँ पे एक पठार है, जिसको बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। यहाँ पे यह है राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां। इसके बाद इसी छोटा नागपुर के जस्ट नीचे में देखेंगे, उड़ीसा में महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। और इसके बाद महानदी बेसिन के बाद एक यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ में, यह है दंड कारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार। इसमें एक और है यहाँ गरजात की पहाड़ियां। तो खैर वो छोटी सी पहाड़ियां, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें एक और याद रखिएगा कि गरजात की पहाड़ियां इसी पार्ट का हिस्सा है, यानी पूर्वी पठार का हिस्सा है, जो यहीं पे है, छोटा नागपुर के जस्ट नीचे में गरजात की पहाड़ियां। तो ये अरावली, अरावली के बाद ये मेवाड़ का पठार, मेवाड़ के बाद ये मालवा, मालवा के बाद ये बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड, बघेलखंड के बाद छोटा नागपुर का पठार, इसके बाद राजमहल की पहाड़ियां, इसके बाद यह है दंड कारण्य का पठार, यह है पूर्वी पठार के हिस्सा। इसके बाद जो तीसरा विभाजन किया गया है, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में यहां देखेंगे एक और पर्वत यहाँ रेंज है, यहाँ पे यह है सतपुड़ा। तो इसको पहले डिवाइड करते हैं उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन।
दक्षिणी दक्कन, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन जो उत्तर की तरफ होगा ये पूरा दक्कन का प्लेटू है। यहाँ से महाराष्ट्र, ये कर्नाटक वाला एरिया जो देखेंगे, थोड़ा सा आंध्रा का एरिया, ये लगभग दक्कन प्लेटू है, दक्कन का पठार है जो लावा निर्मित है। तो जो ये वाला एरिया है, तो इसमें दो पार्ट है, उत्तर की तरफ उत्तरी दक्कन और दक्षिण की तरफ दक्षिणी दक्कन। तो उत्तरी दक्कन में दो एरिया आता है, ये जो है सतपुड़ा रेंज है, ये पूरा सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, तो ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज यानी सतपुड़ा श्रेणी। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का पठार, ये है महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। दक्षिणी दक्कन में जस्ट इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कर्नाटक का पठार है, यह है महाराष्ट्र का पठार, यह कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। और इसके बाद कर्नाटक के पठार के बाद यहाँ पे जस्ट लगा हुआ देखेंगे जिसको बोलते हैं तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। इसके बाद इसमें पश्चिमी घाट भी आ जाएगी, पश्चिमी घाट एक अलग हो जाएगी और पूर्वी घाट एक अलग टॉपिक हो जाएगी। तो पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट, इसके बाद यहाँ दक्षिण की पहाड़ियां आ जाती है, वो भी लिख लीजिएगा, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट, ये तो 3 हुआ। इसके बाद यहाँ चौथा में लिख लीजिए पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट। इसके बाद छठा में, पांचवा में यहाँ आ जाएगा क्या, जब आप ये देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट यहाँ पर आकर मिलती हैं जिसको बोलते हैं नीलगिरी। तो जो दक्षिण का पठार है, देखिए दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार, तो दक्षिण के पठार में हम लोग देखेंगे नीलगिरी को, नीलगिरी प्लस यहाँ अन्नामलाई, अन्नामलाई और प्लस उसके नीचे कार्डोमम, कार्डोमम इलायची पहाड़ियां। तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण है, जिसमें ये मेन सेंटर में है, तो इसको बोलते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि के बाद ये है विंध्यन श्रेणी, विंध्यन के बाद ये नर्मदा नदी घाटी का भ्रंश है। इसके बाद ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा के बाद ये महाराष्ट्र का पठार, ये कर्नाटक का पठार, ये तेलंगाना का पठार। इसके बाद ये नीलगिरी है, इसके बाद ये दंडकारण्य का पठार, इसके बाद छोटा नागपुर का पठार, यहाँ पे है बघेलखंड का पठार, ये है बुंदेलखंड का पठार, और ये पूरा मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार में एक हिस्सा यहाँ है मेवाड़ का पठार, और ये है अरावली श्रेणी। इसमें एक और पठार का वर्गीकरण किया जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार, यहाँ पे लिख लीजिएगा, पांचवा ये छठा, यहाँ पे ये है मेघालय या शिलोंग का पठार, शिलोंग का पठार। इसमें आप गारो, खासी, जयंतिया, मिकी और रेंगमा ये सभी आ जाएंगे। तो ये है इस शिलोंग का पठार। तो ये क्या था, प्रायद्वीपीय भारत का पठार का वर्गीकरण था। अब नेक्स्ट क्लास में इसको एक एक करके देखेंगे। तो इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कैसे हुआ और इसका वर्गीकरण कैसे है, तो हम लोग के पहले देखेंगे केंद्रीय उच्च भूमि को, इसके बाद पूर्वी पठार, इसके बाद दक्कन के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार का पहला टॉपिक था। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अरावली श्रेणी के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।